अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, बेबीज एंड बॉयज, वेलकम, खुशामदीद, सद बिस्मिल्लाह, जियानु, अहलन व सहलन, मरहबा, बखैर रागले। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद ज़ीशान हैदर, और ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज़ है नई सुबह सबके साथ रेडियो की। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ और इस यकीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी के लम्हात को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और उन्हें समेट कर यादगार बना रहे होंगे, और इस ठिठुरते हुए दिसंबर को भी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, कभी गर्म पकौड़ों के साथ और कभी अपनों की बातों के साथ। तो दोस्तों, आज हम जिस गेस्ट के साथ हाजिर हुए हैं, हम आपको देने वाले हैं शदीद किस्म के इलेक्ट्रिक शॉक्स, और इसका अंदाज़ा उनसे बात करके ही होगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए हमसे बात करने का तरीका, जो कि है बेहद आसान, बेहद सिंपल। वो तरीका ये है, जाएंगे आप अपने इंटरनेट ब्राउज़र में, अपने मोबाइल फ़ोन या अपने कंप्यूटर से, और वहाँ लिखेंगे www.naisubah.org, यानी www.naisubah.org। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसका एड्रेस है www.facebook.com/सबका साथ। तो दोस्तों, अब सबका साथ और हमारा साथ देने जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हम उन्हें वेलकम करेंगे। अब्दुल वाहिद हुसैन मानसेरा से हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी स्पेशलिटीज़ ज़रा सस्पेंस में रहेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक सरप्राइज़ भी होगा आपके लिए। और हमेशा की तरह आपको बता दूं, ये भी स्पेशल हैं और मोस्ट स्पेशल हैं। इनकी स्पेशलिटीज़ का अंदाज़ा आपको इनसे बात करके होगा, इनकी बातें सुन के होगा, बात करके तो मुझे भी होगा, और जाहिर है बात मैं ही करूँगा और आप सुनेंगे। तो और सबका साथ देने, यानी हमारा और आपका साथ देने जो गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं, वो उनसे बात करके पता चलेगा कि उनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं। हमेशा की तरह आपको बता दूं कि ये भी मोस्ट स्पेशल हैं, और इनकी स्पेशलिटीज़ का अंदाज़ा, इनकी स्किल्स का अंदाज़ा आपको इनकी बातें सुन के हो जाएगा। आपकी इंतज़ार की घड़ियों को ज़्यादा तवील नहीं करते, तो इनसे बात करते हैं। अब्दुल वाहिद हुसैन मानसेरा से हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वाहिद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सेहत तबीयत ठीक है? वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब कि आपने अपने इस प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपकी दुआएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। और अब तो मैं बहुत ज़्यादा ठीक हो गया हूँ, क्योंकि आज हमने अपने लिसनर्स को भी इलेक्ट्रिक शॉक्स देने, और मैं तो आपके पास बैठा हूँ, मुझ पे ये ज़्यादा बिजलियाँ गिरेंगी, और इसका एहसास इंशाअल्लाह ताला लिसनर्स को होता रहेगा साथ साथ। तो अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिजिकली हैंडीकैप हैं? जी नहीं, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। अच्छा, तो आप बाय बर्थ ब्लाइंड हैं या लेट ब्लाइंड हैं? नहीं, मैं ज़ीशान साहब लेट ब्लाइंड हूँ। अच्छा, आप लेट ब्लाइंड हैं। तो आपकी फैमिली में कोई और ब्लाइंड है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में ना ही कोई ब्लाइंड है और ना ही कोई और ऐसी डिसेबिलिटी है। चलिए जनाब, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह पाक ने आपकी फैमिली को आपसे नवाजा और एक ब्लेसिंग बनाया आपको अपनी फैमिली के लिए। तो ये तो बहुत ही खुशाइन बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका विजन स्टेटस क्या है, करंट विजन स्टेटस आपका? क्या आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं? कोई परसेप्शन वगैरह, कलर लाइट परसेप्शन होती है आपको, या आप टोटल ब्लाइंड हैं? नहीं, मैं टोटल ब्लाइंड हूँ, B1 कैटेगरी में। अच्छा, चले, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, सेहत दे, जिंदगी दे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसके बावजूद एक माशाल्लाह परफेक्ट अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि आपका एजुकेशन स्टेटस क्या है? जी, तो मैंने करंटली जो है ग्रेजुएशन किया है। चले जनाब, ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको नुमाया कामयाबियां अता करे मजीद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जनरल एजुकेशन से पढ़ा है या स्पेशल एजुकेशन से पढ़ा है? जी ज़ीशान साहब, मेरी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, ये तकरीबन सभी जनरल एजुकेशन से हैं। मैंने स्पेशल एजुकेशन में कुछ ट्रेनिंग्स तो हासिल की है, लेकिन एजुकेशन की गर्ज से मैं किसी भी स्पेशल एजुकेशन इदारे में नहीं गया। चले जनाब, इस गर्मा गर्म गुफ्तगू को रखते हैं जारी, मगर एक ठंडे से छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिएगा नई सुबह सबके साथ रेडियो के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
बड़ा बेईमान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू रुत जवान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे यार ए हुस्न वाले, ए मेरे यार ए हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान
कोई तूफान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम, ओ आज मौसम, आज मौसम। जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत है आपके साथ नई सुबह सबका साथ रेडियो पे द कॉन्वर्सेशन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। और गर्मा गर्म गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ते हैं दोबारा और आपकी सर्दी को कम करने की कोशिश करते हैं जनाब। अच्छा, आप अब्दुल भाई साहब मुझे ये बताइएगा कि आपके इंटरेस्ट और हॉबीज क्या हैं? जी जिशान साहब, मेरे इंटरेस्ट और हॉबीज जो हैं वो दोनों बस तकरीबन मिक्स ही समझ लें आप, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो कंप्यूटर आईटी के साथ गुजरता है और जो टाइम बच जाता है वो सिर्फ मैं मुताले को देता हूँ। इसमें इस्लामिक हिस्ट्री जो है ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं ज़्यादातर इसी पे सर्च भी करता हूँ और रीडिंग भी ज़्यादा मेरी इसी की होती है। बहुत ज़बरदस्त बात है माशाल्लाह, फिर तो आप बहुत आला ज़ौक़ इंसान हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आजकल के इस मशीनी दौर में आप माशाल्लाह इस्लाम के साथ शगफ रखते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात को हाईलाइट करूंगा कि जो मुताला है बेसिकली उसकी इतनी ज़्यादा कमी हो गई है, मैं ये कहूँगा कि बहरान हो गया है मुताला का, जिसकी वजह से तासुब और बेशऊरी का जो है दौर दौरा है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से किसी न किसी बात के ऊपर अलग। हालांकि खुतबा हुज्जतुल विदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़ेह तौर पर एलैबोरेट किया था कि किसी को किसी पर कोई भी किसी भी किस्म की फजीलत अफजलियत हासिल नहीं है सिवाय इसके कि वो मुत्तकी हो। लेकिन ये जो एलर्जिक टर्म्स यूज़ होना शुरू हो गई हैं हमारे माशरे में, फ़िरका वारियत, टारगेट किलिंग होती रही कुछ अर्सा पहले, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये भारतीय एजेंडा था, भारतीय एजेंट्स थे या बहुत सारा कुछ। ठीक है, वो चीज़ें भी होंगी, लेकिन डेफिनेटली हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पर वो चीज़ मौजूद थी जिसको उन्होंने उभारा। तो मुताला एक ऐसी चीज़ है कि आपको ब्रॉड माइंडनेस का दर्ज देती है, बंदा ब्रॉड विजन से देखता है हर चीज़ को। तो मेरे ख्याल से ये कि आजकल तो बहुत आसान हो गया मुताला करना, ई बुक्स आ गई हैं आपके पास, आप कंप्यूटर से सर्च करके सही बुखारी पढ़ सकते हैं, आप कुरान पाक अपने मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं। तो अब इससे ज़्यादा और आपको कितनी फैसिलिटीज़ हों कि इस दौर में भी आप अगर इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला नहीं करते हैं या तारीख़ पाकिस्तान को नहीं देखते हैं। हालांकि मोस्टली मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट आजकल के मोस्टली मॉडर्न स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है, या तो वो पीरियड में सो रहे होते हैं और या वो बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं, जिच हो जाते हैं हिस्ट्री के पीरियड से। तो अगर आप दिल लगा के इस चीज़ को स्टडी करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से एक इन्फॉर्मेटिव भी है और ज़िंदगी में इस्लाहात भी नाफिज करता है। बहरहाल चलें, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी बातें बहुत ज़्यादा पुरअसर हैं, वो असर रखती हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे शो का टाइम बढ़ाना पड़ेगा और इनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा गट्स हैं, इतनी क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं और हर फन मौला जिसे आप कहते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं, अब्दुल भाई साहब ये बताइएगा कि आपकी स्किल्स और महारतें क्या क्या हैं जिन्हें लोग सराहते हैं या आप खुद समझते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी तो जिशान साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिकल का काम बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तकरीबन वायरिंग का कम्प्लीटली काम मैं कर लेता हूँ सिवाय मेन तार के, क्योंकि वो हमें सिखाई नहीं गई। तो इसके अलावा सारा काम हम कर लेते हैं घर का। और मोबाइल रिपेयरिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह कर लेता हूँ। और इसके अलावा कंप्यूटर आईटी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरा ज़्यादा टाइम उधर ही गुजरता है। और शेर व शायरी से भी तकरीबन बचपन से ही लगाव था। तो ये कुछ मेरे स्किल्स हैं। जबरदस्त जनाब, अमेजिंग, फैंटास्टिक, बल्कि यहाँ मुझे कहना चाहिए बॉम्बास्टिक। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब इलेक्ट्रिशियन होना और ब्लाइंड, मतलब ये थोड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा इस चीज़ का। तो मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इलेक्ट्रिशियन का काम ब्लाइंड होने से पहले सीखा था? जाहिर है क्योंकि आप इलेक्ट्रिशियन हैं माहिर, तो वो ब्लाइंड होने से पहले ही आपने सीखा होगा।
نہیں ذیشان صاحب، بلائنڈ تو میں تقریباً میری ایج 3 یا 4 ایئرس تھی تو میں بلائنڈ ہو گیا تھا، لیکن یہ سب کام میں نے بلائنڈ ہونے کے بعد ہی سیکھے ہیں. تو جہاں تک الیکٹریشین کا تعلق ہے، الیکٹریشین کا کام الحمدللہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. بس میں زیادہ تو اس پہ بات نہیں کرتا، اتنا ضرور آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے ورکشاپ جوائن کی تھی تو اس وقت جو وہاں ڈیوائس بلائنڈ کو دی جاتی تھی کہ آپ کرنٹ چیک کریں، وہ اتنی بڑی تھی کہ ایزیلی بندہ اس کو لے کر کم از کم پاکٹ میں لے کر موومنٹ نہیں کر سکتا تھا. تو اب الحمدللہ ایسی ڈیوائس بھی میں نے بنائی. اس کے بعد اس سے پہلے بھی بناتا تھا، لیکن ہر کام میں ٹیچر کا ہونا لازمی ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے جو ڈیوائسز اسپیشلی لائٹ چیک کرنے کے لیے بنائی ہیں وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بھی ہیں کہ آپ سارا سامان یعنی کہ ضرورت کا موبائل، وائلٹ وغیرہ وغیرہ رکھ کر ساتھ اس ڈیوائس کو بھی رکھ لیں، ایزیلی آپ موومنٹ کر سکتے ہیں اور آپ جس وقت بھی چیک کرنے چاہیں اس سے آپ کرنٹ چیک کر سکتے ہیں اور ایزیلی اپنا کام کر سکتے ہیں. اور مارکیٹ میں بھی کچھ ایسی ڈیوائسز ہیں، لیکن ہمیں ہمارے ٹیچر نے یہی کہا ہے کہ جو چیز آپ خود بناتے ہیں اس پہ زیادہ اعتماد رہتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ایسی ڈیوائسز خود بنائیں تاکہ آپ کو کہیں بھی کوئی ایسا حادثہ نہ ہو. تو الحمدللہ اس حد تک میں کام کر لیتا ہوں. باقی گھر کی وائرنگ کا کام، ارد گرد جتنا کام ہوتا ہے، یہ سبھی کام الحمدللہ میں خود ہی کرتا ہوں اور اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے بہت ساری مشینیں بھی بنائی ہیں. مثلاً اسپینر میں نے خود تیار کیا، کمپریسر، واشنگ مشین، یہ چیزیں الحمدللہ میں نے خود بھی ریڈی کی ہیں اور اب تک رننگ میں ہے. تو ان سب کاموں میں صرف انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ان کاموں میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے ذیشان صاحب، صرف جو ہے بندہ کوشش کرے تو انشاءاللہ ہر کام آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں سب سے مشکل کام الیکٹریشین کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹریکل کام بندہ B1 بندہ بالکل ایزیلی کر سکتا ہے. اور جیسے آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کمپیوٹر جیسے میں نے سکھانے کی کوشش کی ہے اپنی مرضی سے. ان فیوچر انشاءاللہ جہاں بھی موقع ملا میں ایک ایسی ورکشاپ بناؤں گا کہ اس ورکشاپ میں کہیں بھی کسی بھی جگہ سے کسی بلائنڈ کو کرنٹ کا خطرہ نہیں ہوگا. ہر کام وہ ایزیلی کر سکے گا، جیسے چلا کے کام کرے گا. عام طور پہ جو ٹریننگز دی جاتی ہیں ان میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو لائٹ آن کر کے کام کرنا پڑے، ٹھیک ہے، بس ان کو کنیکشن بتا دی جاتے ہیں اور آپ بس ٹھیک ہے یہ کام ریڈی ہے، وہ خراب ہے، وہ ٹھیک ہے، اس وقت تک اس کو نہیں پتہ چلتا جب تک وہ پریکٹیکل نہیں کر لیتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں ایسی ورکشاپس بنا کر دے دی جائیں جہاں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس طرح کا خطرہ نہ ہو تو یہ کام بالکل ایزیلی کیا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ ہم یہ کام اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان فیوچر ضرور کریں گے. ایگزیکٹلی جناب، یہ بات تو بالکل ہے، لیکن یقین کریں میں اس الیکٹرک شاک سے ابھی نکل نہیں پایا ہوں. اس بات کو سمانے میں مجھے ظاہر ہے تھوڑا وقت لگے گا کہ مطلب بینگ اے بلائنڈ پرسن اور آئی ٹی کا کام تو بہت اچھی بات ہے، باقی چیزیں بھی ٹھیک، لیکن الیکٹریشین کا کام اور پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کہ آپ گھریلو مشینیں تیار کر لیتے ہیں باقاعدہ طور پہ. اور کمپریسر کا جو استعمال آج کل ہو رہا ہے فریجوں میں خاص طور پہ، اور کئی اے سی ایسے ہوتے ہیں ڈی سی انورٹرز وغیرہ جہاں کمپریسر چھوٹے سائز کے جو ہے وہ ورکنگ میں لائے جاتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور میں یہاں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو آپ جیسے 1000 ویل وشرز عطا کرے اور اللہ پاک آپ کے حوصلے بلند فرمائے اور آپ کو اپنے تمام مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے، کیونکہ آپ کے مقاصد بلا شبہ نیک ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی میں آپ کی مدد فرمائے. تو لسنرز یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اس بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. جڑے رہیے نئی صبح سب کا ساتھ ریڈیو کے ساتھ.
ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਬੜੀ ਧੂਮ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਬੜੀ ਧੂਮ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮਿੱਠੀ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਉਠਾਂਦਾ ਏ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਠਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਹਾਸੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਗੱਲ ਜਦ ਕਰਦਾ ਮੋਤੀ ਪੈ ਡੁੱਲਦੇ ਹਾਸੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਗੱਲ ਜਦ ਕਰਦਾ ਮੋਤੀ ਪੈ ਡੁੱਲਦੇ ਸੋਹਣਾ ਜਦ ਕਰਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਕਜਲਾ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਕਜਲਾ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਬੇਤਾਬ ਗਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਫਾੜ ਵਸੀਮ ਅਸਾਂ ਗਮਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਤਾਬ ਗਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਫਾੜ ਵਸੀਮ ਅਸਾਂ ਗਮਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਆਵੇ ਗਮ ਵੰਡੇ ਗਮ ਖਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਬੜੀ ਧੂਮ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ
जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत है आपके साथ नई सुबह सबका साथ रेडियो पे, द कॉन्वर्सेशन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। और गर्मा गर्म गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ते हैं दोबारा और आपकी सर्दी को कम करने की कोशिश करते हैं जनाब। अच्छा, आप अब्दुल भाई साहब मुझे ये बताइएगा कि ये बात तो ठीक है, मैं इस चीज़ को समझने में ज़ाहिर है थोड़ा वक्त लूंगा लेकिन समझ जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ जो मेरी समझ से बिल्कुल बाला तर है, मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसको समझ पाऊंगा, तो इसकी मजीद क्लियरेंस के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग बहुत बारीकी का काम है। जैसा कि आपने बताया कि मोबाइल रिपेयरिंग आप जानते हैं और करते भी हैं। एक तो मुझे ये बताइए कि ये शौक कैसे पैदा हुआ, और दूसरी चीज़ कि मतलब लोग कहते हैं कि यार घड़ियों का काम कर लें, मोबाइल रिपेयरिंग नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों की आई साइट बिल्कुल ज़रा सी भी वीक हो, थोड़ी सी भी वीक हो, तो जाहिर है मोबाइल रिपेयरिंग उनके लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेपर होता है, एग्जाम होता है, आप यूँ समझ लें। तो उसमें फिर आप कैसे सर्व कर पाते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग कैसे कर पाते हैं आप, और ये शौक कैसे पैदा हुआ? जी बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं भी चाहता था कि इस पे बात की जाए। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी काम जो है, कोई भी स्किल जो है, वो बचपन से ही मिल जाता है इंसान को, जिसने उसने अपना आप बनाना होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे ख़ानदान के लोग या इर्द गिर्द के जो लोग थे, हमसाए, उन सब की यही पैशन कोई होती थी कि मेरे साथ जो दूसरे कज़न्स होते थे, सबके साथ जब मैं रहता था, एक साथ हम रहते थे, तो उस वक्त भी सब लोग यही कहते थे कि ये लड़का बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ न कुछ काम ये बस करता ही रहता है, कभी क्या चीज़ इसने खोली होती है, कभी क्या चीज़। तो ये बचपन से ही मुझे शौक था, टेक्निकल माइंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा था, तो उसमें मैं काम करता रहता था। तो मोबाइल का काम बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, ये काम इतना बारीकी का है कि आमतौर पर शॉपकीपर्स भी इसके लिए मैग्नीफायर का यूज़ करते हैं देखने के लिए कुछ चीज़ें। मोबाइल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह रिपेयर कर सकता हूँ। न सिर्फ मोबाइल, बल्कि मैंने इन कामों में इस हद तक वर्क किया है कि पहले दौर में कैसेट्स हुआ करती थी, तो टैप पे सुना करते थे, तो वो रोज़ाना टैप जो है ना ख़राब हो जाते थे। तो मैंने फिर एक दफ़ा काम करना शुरू किया। मैंने कहा कि कोई ऐसा काम किया जाए ताकि ये ख़राबी, रोज़ाना की ख़राबी से हमारी जान छूट जाए, क्योंकि आपको पता है कि ब्लाइंड पर्सन को लोग रोज़ाना चीज़ें भी रिपेयर करके नहीं देते। तो मैंने कोई 6-7 माह की कोशिश की और उसके बाद में इस हद तक कामयाब हुआ कि मुझे कैसेट की आवाज़ निकालने में कामयाबी मिल गई। और उसके बाद फिर मैं मज़ीद वर्क करता तो वो आवाज़ जो है फास्ट बहुत ज़्यादा थी, तो अगर मैं कोशिश करता तो उसको स्लो करके नॉर्मल रूटीन में भी ले आता, लेकिन फिर बस कुछ मसरूफियत ज़्यादा ही बढ़ गई, तो उस काम को मैंने इसी तरह पेंडिंग में छोड़ दिया। तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन से तो मुश्किल नहीं है, और मोबाइल रिपेयरिंग में मैंने ऐसा काम किया है कि शॉपकीपर से मैं जब मोबाइल उठाता था तो वो समझते थे कि ये ख़राब मोबाइल है, तो ख़राब मोबाइल की रेट लगा के वो मुझे दे देते थे। तो मैं घर में जब ला के उसको खोलता तो या तो उसका कीपैड उतरा होता था, या उसकी एलसीडी का कोई ना कोई ऐसा इशू जो बिल्कुल इजीली ठीक हो जाता था, क्योंकि असल में ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं ये टच करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा रखते हैं, और सुनने की ये 2 सलाहियतें इनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए हमें वो काम इतनी आसानी से पता चल जाता है जो देखने वाले को उस तरह नहीं चलता। तो मोबाइल रिपेयरिंग में मैं वो मोबाइल रिपेयर करता रहा हूँ जो वहाँ से ख़राब दे देते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिपेयर की। और इसी तरह जो हम लोगों के मोबाइल होते हैं कीपैड वाले, तो उनको शॉपकीपर ठीक नहीं करते आमतौर पे। अगर स्पेयर पार्ट्स उनको मिल भी जाए तो भी वो उस तरह ठीक नहीं करके देते, कोई ना कोई इशू होता है। तो मेरे साथ ज़्यादा दोस्त, टीचर्स ये सब राब्ते में ही रहते हैं कि हमारा मोबाइल ख़राब है तो ये अब आपके लिए रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ चलती रहती हैं। तो ये है कि मोबाइल रिपेयरिंग भी बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल नहीं है ज़ीशान साहब, अगर कोशिश की जाए तो। जनाब बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल यहाँ पर तो मैं ये कहूँगा कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और बिल्कुल ये माकूला जो है वो सच और अप्लाई हो रहा है, और आप जैसे फ़कीदुल मिसाल शख्सियात के लिए बना है। तो मेरे पास कमेंट्स तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तारुफ या तायुश की मोहताज नहीं हुआ करती, और काबिल सताइश है आपका हौसला। तो लिसनर्स यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक,
उस ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे. जुड़े रहिए नई सुबह सबका साथ रेडियो के साथ. मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी. उसके ही दिल में अब तो रहना है हरदम, उस दिलरुबा से कहना है हरदम. मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी. खुशबू जैसी आए जाए, कितना दिल को वो तड़पाए, मेरी सांसें मेरी धड़कन वो है मेरा दीवानापन. बेताबियों में है वो राहत का मौसम, उसके लिए ही मेरी चाहत का मौसम. मैं होश उसका वो बेखुदी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी. आँखों में है उसका चेहरा, यादों में है उसका पहरा. मैं हूँ राही वो है मंजिल, करना है अब उसको हासिल. इन धड़कनों में बाजे उसकी ही सरगम, वो मेरी जाना है वो मेरी जानम. मैं चैन उसका वो तश्नगी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी. जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत है आपके साथ नई सुबह सबका साथ रेडियो पर द कॉन्वर्सेशन के साथ. और सर्दी तो नहीं लग रही आपको, यकीनन नहीं लग रही होगी, क्योंकि हमारे साथ एक माहिर इलेक्ट्रिशियन मौजूद हैं जो आपको 440 वाट्स के शॉक्स देते रहेंगे साथ साथ. और इनका एक एक शॉक भी मेरे ख्याल से मुझे तो 12,000 वाट से ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि एक इतनी काबिल शख्सियत और इतनी माशाल्लाह एलिजिबल शख्सियत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी.
اور جو کہ انہوں نے بات کی بٹنوں والے فون کی, اس چیز کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گا کہ جتنا بھی میرا انٹریکشن ہوا ویژولی امپیئرڈ لوگوں سے, تو ان کے فونز مخصوص ہوا کرتے ہیں. مخصوص اس سینس میں نہیں ہے کہ آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے, ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. مخصوص اس سینس میں کہ جو نوکیا نے سمبین سیریز متعارف کروائی تھی, ایک سمبین آپریٹنگ سسٹم تھا ان فونز میں, جیسے ای سیریز کے فون تھے اور پھر این سیریز کے فون آئے, تو وہ سمبین فون کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور ان کے اندر پراپر ایک ٹاکنگ سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے جس کی مدد سے ویژولی امپیئرڈ پرسن اپنے فون کو پرفیکٹ انداز میں استعمال کر سکتا ہے. تو یہ وہ فونز ہوتے ہیں جو کہ ہم کسی شاپ کیپر کو جا کے دیتے ہیں تو وہ ہاتھ جوڑتے ہیں. ہاتھ جوڑنے سے مقصد یہ نہیں کہ وہ ہم سے معافی مانگتے ہیں, ہاتھ جوڑنے سے مقصد یہ کہ وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں کہ یار یہ بہت ہی باریکی کا کام ہے, تو یہاں تو بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, اور موسٹلی لوگ تو اس چیز کے اوپر ایکسپرٹ نہیں ہوتے. تو ایک نہ ہونے والی چیز, یعنی میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ جس پیشنٹ کو جواب دے دیا جاتا ہے اس کو عبدالواحد صاحب جو ہے نا وہ شفا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. تو یہ موسٹ ایکسیسیبل اور ایلیجیبل جو ہے نا اسپیشلسٹ ہے, میں یہاں یہ کہوں گا. اچھا, تو مجھے یہاں یہ بتائیے گا عبدالواحد صاحب, میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنی ایجوکیشن اور اس کے بعد ایک ہر فن مولا ہونا, اس کے لیے ظاہر ہے فیملی سپورٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کے فرینڈز اور فیملی کا کتنا ہاتھ تھا, اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ کس سے جاتا ہے؟ جی بالکل ذیشان صاحب, بہت اچھا کوشچن آپ کا. جہاں تک فیملی کا تعلق ہے, کیونکہ فیملی میں سب سے زیادہ جو کسی کو کوئی سپورٹ کرتا ہے تو وہ پیرنٹس ہوتے ہیں. تو پیرنٹس میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جیسے ہی میری آئی سائٹ گئی تو اسی دوران پیرنٹس کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی. پھر جو میری ذمہ داری یا میرے دوسرے برادرز یا سسٹرز کی ذمہ داری تھی وہ ساری ہماری دادی جان پہ تھی. تو انہی نے ہماری پرورش کی, اور پھر یہاں تک جو مجھے کم سے کم جتنا سپورٹ کیا یہ میری دادی جان نے کیا. اور یہاں ایک بات میں ہائی لائٹ کروں گا کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بلائنڈ لوگوں کو تعلیم کے حوالے سے بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. کیونکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ میرے سامنے 2 چیلنجز تھے, اور ویسے بھی جو ہمارا جو صوبہ کے پی کے ہے, یہاں کے لوگ سر کے بلائنڈ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ہوتے ہیں. ویسے بھی کے پی کے میں اگر زیادہ ہم دیکھیں تو بلائنڈ پرسنز 2 سے 3 لاکھ ہوں گے, 4 لاکھ ہو جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے چند لوگوں کے پی پورا جو ہے عقل کا بلائنڈ ہے. کیونکہ نہ تو ان کو اویئرنیس ہے کہ بلائنڈ لوگوں کو کیسے پڑھانا ہے, کیسے ان کے انٹرویوز لینے ہیں, کیا ان کو تعلیمی فیسلٹیز دینی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے صوبے کا. تو اب میں ایک یہاں بات یہ ضرور ہائی لائٹ کروں گا, میں نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا, اب آپ خود اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ پنجاب میں 290 سے ابو سرکاری بلائنڈ سکول ہے. تو کے پی میں صرف 11 سکول ہیں, وہ بھی سب پرائمری ہیں, اور ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ایسے ماحول میں, ایسے صوبے میں رہتے ہوئے مجھے 2 چیلنجز کا سامنا تھا. ایک تو میرے پیرنٹس نہیں تھے, سیکنڈلی مجھے سپورٹ کرنے والے کوئی بھی نہیں تھا سوائے دادی جان مجھے. پھر تعلیم کا ایشو تھا, تو میں جب فرسٹ ڈے اسکول کو جانے لگا, دادی جان نے تیار کیا کہ آپ اسکول جائیں اور آپ کو میں چھوڑ کے آؤں. تو میرے چاچو نے کہا, بڑے چاچو نے, کہ آپ ان کو اسکول نہ لے کے جائیں, لوگ ہمارے ساتھ ہنسیں گے کہ آپ بلائنڈ کو اسکول بھیج رہے ہیں. جب یہ کوئی اور کام تو نہیں تھا, تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے, تو بھی ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا. تو الحمدللہ دادی جان نے اس بات کی پرواہ نہ کی, اور 2-3 دن کے بعد مجھے اسکول بھیج دیا. تو الحمدللہ اس اسکول سے میں نے اتنا کچھ سیکھا کہ میری ٹیچرز نے اتنا سپورٹ کیا مجھے. میں نے وہاں سے ہی شعر و شاعری کا آغاز کیا, وہاں سے ہی میں نے الحمدللہ پورے اسکول میں ٹاپ پہ رہا, اسپیشلی ٹیبلز کے حوالے سے. تو ٹیبلز میں پڑھاتا تھا, پورے اسکول میں بھی بہت دفعہ موقع ملا پڑھانے کا, ٹیبلز مقابلے میں ٹیبلز پڑھنے کا موقع ملا. تو بہت کچھ مجھے وہاں سے سیکھنے کو ملا. تو یہ ساری کوشش جو تھی وہ صرف دادی جان کی تھی. تو پھر سن 2003 کے بعد جو سپورٹ کیا مجھے وہ دادی جان نے بھی کیا, لیکن میرے چھوٹے چاچو کی جب شادی ہوئی
تو ان کی فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. یہ جو ابھی میں بول رہا ہوں یہاں، ان میں صرف ان 2 شخصیات کا کردار ہے. اور اب جو موجودہ دور کی بات کریں تو اب الحمدللہ میں نے اپنا آپ ثابت کیا ہے، اور میں واحد وہ بندہ ہوں جو اپنی خاندان میں BA کلیئر کر چکا ہوں. اور اس کے علاوہ کمپیوٹر IT سے تو میرا خاندان بہت دور ہے، کیونکہ مذہبی خاندان ہے تو اس میں آپ کو علماء فقہا مل جائیں گے، لیکن اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو وہ میں پہلا بندہ ہوں. اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات ہوتی ہے اسپیشلی میرے خاندان کے لوگ وہ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں. زبردست جناب، مجھے تو بہت خوشی بھی ہوئی اور ایک افسوس بھی بہت زیادہ ہوا. افسوس اس بات پر ہوا کہ اگر آپ کو پراپر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا، آپ کسی ماڈرن سٹی میں ہوتے تو آپ کیا ہوتے، مطلب ایک ٹائکون ہوتے آپ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی بدبختی ہے کہ جو ایسے لوگوں کو یوٹیلائز نہیں کرنا جانتا، جو لوگ اپنے آپ میں اپنی مثال رکھتے ہیں. مجھے اس چیز کا بے حد افسوس ہے. میں یقین کریں کہ یہاں پر ایک گلٹ بھی فیل کر رہا ہوں اور ایک ریپینٹنگ کنڈیشن بھی میری ہو رہی ہے کہ ایک ریڈیکولس پوائنٹ ہے یہ کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ لوگ ہیں جی، ٹھیک ہے، بس تسبیح پھیریں گے اور کوئی ان کا کام نہیں. مطلب یار ٹھیک ہے، اللہ پاک کی عبادت بہت ضروری ہے، لازم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا سوائے اپنی عبادت کے. تو اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دنیا سے اللہ پاک نے بالکل کہا کہ جی منہ پھیر لیں، کیونکہ دنیاوی مسائل بھی شرع میں موجود ہیں اور بہت حد تک ایسی چیزیں بھی موجود ہیں کہ جن کا سلوشن بھی قرآن پاک میں تو ہر چیز کا سلوشن ہے. جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ پاک کی ذات آپ سے خود مخاطب ہیں، کلام کر رہے ہیں. تو پھر بھی لوگوں نے اس چیز کو اتنا اپنے اوپر ہیوی کر لیا، اتنے ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں، اتنے شدت پسند ہو گئے ہیں لوگ کہ مطلب بہت ساری حقیقتوں کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، روگردانی اختیار کر لیا ہے. تو میں اس چیز پہ بہت افسوس کروں گا. حالانکہ مانسیرا جو ہے ایک پسماندہ علاقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی قبائلی روایتیں جہاں قائم ہوتی ہیں یا فاٹا وغیرہ کے ایریاز میں، فار فلنگ ایریاز میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قبائلی علاقہ جاتے ہیں تو وہ علاقہ غیر ہے، یا مطلب اس طرح کا سلوک اپنے وطن کے علاقوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ علاقہ غیر ہے. مطلب جو علاقہ آپ کے وطن میں ہے وہ غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ میں بہت زیادہ IQ لیول رکھتے ہیں، وہ پھر اپرچونٹیز نہ ملنے کی وجہ سے یا تو اپنی قوتوں کو سلب کر لیتے ہیں خود ہی، اور یہاں جیسے آپ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پراپر فیسیلیٹیشن ہونے کے باوجود، نہ ہونے کے باوجود پھر بھی اپنا ایک معاشرے میں باقاعدہ مقام پیدا کر لیتے ہیں. تو اگر آپ واقعی ایک ماڈرن سٹی میں ہوتے تو پھر تو آپ اللہ جانے کے کیا ہوتے. تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو بلندیوں پہ پہنچائے، کامیابی کی بلندیوں کو چھوئیں آپ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ فرسٹ آف آل آپ نے جو ذکر کیا پہلے بہت ساری چیزوں کا کہ اتنی مہارتیں ہیں، اتنا ماشاءاللہ ایجوکیشن سٹیٹس آپ کا اچھا ہے کہ آپ اپنی فیملی میں واحد ایسے بندے ہیں جنہوں نے گریجویشن کیا ہے. تو آپ کی سکلز کے اوپر یا آپ کی ایجوکیشن کے اوپر آپ کو کہاں کس رنگ میں اپریسیشن ملی؟ جہاں لیگ پولنگ ہوتی ہے وہاں اپریسیشن بھی ہوتی ہے. تو یہاں ذرا دونوں چیزوں کو ہائی لائٹ کیجیے گا کہ کس نے آپ کو کرٹیسائز کیا اور کس نے آپ کو اپریشیٹ کیا. جی، کرٹیسائز کرنے والے لوگ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لائف میں، لیکن میں اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جیسا آپ کا مائنڈ ہے آپ کو اسی طرح کے لوگ ملیں گے، اور یہ واقعی مجھے کم از کم اسی طرح کے لوگ ملے ہیں. شروع دن سے اپنے پرائمری اسکول ٹیچرز اور ساتھ کے دوست، بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ مجھے کرٹیسائز کیا جائے. کرٹیسائز کرنے والے کم ہی ملے ہیں، اور اسپیشلی جب مجھے بلائنڈ اداروں کا پتہ چلا ہے تو ان میں مجھے ٹیچرز، دوست، ایسے دوست ملے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی کوشش سے زیادہ میرے دوستوں کا اور میرے ٹیچرز کا کردار ہے میری لائف میں، اور یہ سب انہی کی مرحوم منت ہے کہ جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جیسا بندے کا مائنڈ ہو تو اسی طرح کا اس کو بندہ بھی ملتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کم سے کم.
जी बिल्कुल जनाब, आई स्ट्रांगली एग्री विद यू, डेफिनेटली ऐसा ही है एग्जैक्टली। और अब मुझे ये बताइएगा कि अब आपकी रूटीन क्या है, आपकी रूटीन क्या होती है सुबह से रात तक? जी रूटीन मेरी यही है कि सुबह नमाज के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली उठती है, हम भी सब नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता, और नाश्ते के बाद मैं अपनी तंजीम के ऑफिस में जाता हूँ पीएबी मानसहरा के। और फिर मेरा जो दिन है वो अपने मेंबर्स के साथ ही गुजरता है, अपने साथ वाले जो मेरे कुलीग हैं उनके साथ गुजरता है, क्योंकि मैं पीएबी का एजुकेशन सेक्रेटरी भी हूँ तो ज़्यादा मुझ पे बोझ भी है इसी ओहदे की वजह से, तो ज़्यादा टाइम मेरा उधर ही गुजरता है। और इसके अलावा जो टाइम बच जाता है वो मैं इवनिंग टाइम ऑनलाइन कुछ क्लासेस होती हैं मेरी जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ ये, और फिर बस नाइट टाइम हो जाता है और नाइट में कुछ दिन के काम कंप्यूटर से रिलेटेड या मुताले से रिलेटेड हो उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यही मेरी रूटीन, इसके दौरान कोई और ऐसा काम नहीं होता। चलें जनाब, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर पहले आपने सीखा और अब माशाल्लाह सिखा भी रहे हैं, ये तो सदका जारिया है और बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके अलावा आप एक तंजीम में भी एजुकेशन सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा स्किल्स मैं तो ताब नहीं ला पा रहा हूँ आपकी काबिलियत की। चलें जनाब, इस गर्मा गर्म गुफ्तगू को रखते हैं जारी, मगर एक ठंडे से छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिएगा नई सुबह सबके साथ रेडियो के साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सुनी मेरी सुना संसार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। दुनिया है तू ही मेरी, तू ही जीत हार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। रिश्ते जहाँ के सारे तेरे आगे फीके माँ, सबसे निराले तेरे प्यार के तरीके माँ। जिंदगी है सुनी मेरी सुना संसार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। दुनिया है तू ही मेरी, तू ही जीत हार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। एहसास होता मुझको कसमें क्यों खाता था, छोटी छोटी बातों पे क्यों
दाव पे लगाता था। मेरा आसमां है आज, मेरी ये ज़मीं है, सारी खुशियां हैं पर तेरी कमी है। जिंदगी है सुनी मेरी, सुना संसार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। दुनिया है तू ही मेरी, तू ही जीत हार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर है नई सुबह सबका साथ रेडियो पर द कॉन्वर्सेशन के साथ। गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ते हैं दोबारा। जी तो अब्दुल वाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने टीचिंग का जैसा कि बताया, तो जाहिर है खुद भी आपने सीखा और फिर आप एक एनजीओ के साथ भी काम कर रहे हैं, तो उस दौरान टीचिंग करना थोड़ा तो मुश्किल हो जाता होगा थोड़ा सा। तो कैसे पैदा हुआ है टीचिंग का शौक, और फिर इतना ज़्यादा नॉलेज आपने कहाँ से और कैसे गेन किया? जी इल्शान साहब, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह इंसान को अगर शौक हो तो लगन हो तो अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर करता है। तो यही वजह थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजा है। तो कंप्यूटर का शौक, जैसे मैंने कहा कि मुझे शुरू से इन चीज़ों का शौक था, तो जैसे सीखने का शौक था इसी तरह मुझे सिखाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे मैंने कहा कि मैंने बचपन से ही अपने प्राइमरी स्कूल में अपनी क्लास को फिर स्कूल पे जाके मुकाबले या क्लास को टेबल्स वगैरह पढ़ाने, तो इन सब चीज़ों से मेरे अंदर शौक सीखने और सिखाने का उस दिन से ही पैदा हो गया था। तो फिर टीचिंग करने का बाकायदा आगाज़ मैंने 2018 में किया। हसना वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रावलपिंडी में एक इदारा है, वहाँ से मैंने टीचिंग का आगाज़ किया। पहले तो मैं एज आ वर्कर वहाँ काम करता रहा, लेकिन पहले ही बैच में मेरी प्रोग्रेस को देखकर मुझे टीचर वहाँ एडजस्ट कर दिया उन्होंने। उसमें मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि आमतौर पे जो ब्लाइंड लोगों को सिखाया जाता है उसमें कोई पाबंदी नहीं होती। मसलन आप 2 माह लगा लें, 3 लगा लें, 1 साल लगा लें, कोई टेंशन नहीं है, आपको सनद मिल जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ 3 मंथ थे जिनमें हमने स्टूडेंट्स को रेडी करना था। उन 3 मंथ में मैंने इतनी कोशिश की कि आप यकीन माने मेरी डेली की नींद जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 आवर्स की होती थी, इससे ज्यादा मैं नहीं सोता था। रात दिन खुद भी तैयारी करता, क्योंकि उस वक्त मैं कंप्यूटर इतना जानता भी नहीं था, खुद भी तैयारी करता और क्लास में जाके फिर स्टूडेंट्स को भी सिखाता। और अपने साथ जो नॉर्मल स्टाफ था, टीचर्स थे, उनकी हेल्प भी मैंने यही करनी, स्क्रीन रीडर से किस तरह हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। तो यानी कि मैंने टीचिंग भी इतनी आसानी से नहीं की, फूलों की सेज नहीं थी मेरे सामने। टीचिंग भी मैं ये समझता हूँ कि मेरे सामने एक कांटों का रास्ता था। बहुत मुश्किल हालात में मैंने टीच किया है स्टूडेंट्स को, लेकिन उन 3 मंथ ने मुझे इतना उरूज पे पहुँचाया है कि आप यकीन माने कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने अपनी लाइफ में अपने टीचर्स की खिदमत की थी, अपने टीचर्स के साथ रहा, जैसे मैंने अपने टीचर्स को आउटपुट किया, उससे ज़्यादा मुझे आउटपुट मिला अपने स्टूडेंट से और स्टाफ से, और साथ वाले जितने भी लोग मेरे साथ काम करते थे उनकी तरफ से जो आउटपुट था उसने ज़्यादा से ज़्यादा मुझ में ये जज्बा पैदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एक कम से कम एक सक्सेसफुल टीचर समझता हूँ अपने आप को।
टीचर तो कभी भी बंदा नहीं बन सकता, लर्निंग का प्रोसेस रहता है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने आप को कामयाब समझता हूँ। बिल्कुल जनाब, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी लगन हो, मेहनत हो और हिम्मत हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मुझे ये बताइएगा कि आपकी टीचिंग में ऐसा क्या है, आपकी टीचिंग में ऐसी क्या क्वालिटी है जो आप समझते हैं या लोग कहते हैं जिसकी वजह से आपकी टीचिंग जो है वो काबिल सताइश है? जी, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन जो मैंने नोट की है या स्टूडेंट्स या साथ वाले स्टाफ के लोग जो बताते हैं या उन्होंने जिस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया वो एक ये चीज़ है कि इस कोर्स के दौरान हमने एक न्यू मेथड से स्टूडेंट्स को सिखाने का इरादा किया, कोशिश की। वो इस तरह के हमने स्टूडेंट्स को, ये स्पेशली मेरी अपनी सजेशन थी कि मैंने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना शुरू किया, क्योंकि आम इदारों में आप स्टूडेंट्स को बैठा दें 2 माह में, 3 माह में, अगर वो 6 माह में भी कंप्यूटर नहीं सीखते, कीबोर्ड, तो उनको कोई नहीं पूछता, उनको सनद भी दी जाती है और सब कुछ हो जाता है क्योंकि मजबूरी होती है या जो भी है। तो मेरे पास ऐसा नहीं था, क्योंकि 3 मंथ में मैंने उनको रेडी करना था। तो मैंने ये किया कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना शुरू किया। तो जहाँ 15 डेज में हम कंप्यूटर का कीबोर्ड सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, वहाँ 5 डेज में मैं उनको कंप्यूटर कीबोर्ड सिखा देता था। और इसमें यह भी है, मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अपने आप को कंप्यूटर का मास्टर समझते थे, लेकिन उन्होंने जब मुझसे सीखा और उसके बाद उन्होंने ये इकरार किया कि अगर हम ज़्यादा ही मास्टर थे कंप्यूटर के तो भी हमें कीबोर्ड का आइडिया उस तरह नहीं था जैसे यहाँ आकर हमें कंप्यूटर कीबोर्ड का आइडिया हुआ है। तो इसमें सिर्फ कंफ्यूज करना स्टूडेंट्स को, ये मैंने एक न्यू एडिशन किया था इधर। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के साथ या रोज़मर्रा लाइफ में जो मेरी एक क्वालिटी है वो है कूल माइंड। मेरा ख़ानदानी जो विरसा था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, जोश, दूसरों को गुस्सा दिखाना या दूसरों को आंखें दिखाना, ये सब चीज़ें हमें विरासत में मिली थी। जैसा कि आपको पता है कि हम केपी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैंने इससे बिल्कुल हट के एक रास्ता अपनाया है, वो है कूल माइंड। मुझे जितना गुस्सा आता है उतना ही ज़्यादा मैं गुस्सा बर्दाश्त करना और गुस्सा पीने का मादा भी रखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है। और यही वजह है कि स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स मेरे सामने आए जिनको मैं पढ़ा के थक जाता था, लेकिन जब उनका टेस्ट लेता तो उन्हीं क्वेश्चंस को वो कह देते थे कि सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं ऐसे वक्त में स्टूडेंट्स जब आपको ये कहें तो टीचर पे क्या गुजरता है। लेकिन मैं फिर भी स्टूडेंट्स को यही ऑफर करता था कि जितना मैंने पढ़ाया है आपको उसको आप रहने दें, जितना आपको आता है आप उसमें मुझे बताएं और मैं उसी में से आपका टेस्ट लेता हूँ। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो मुझसे 100% नंबर लेके जा सके, ज़्यादा 50 और 60 के दरमियान ही रहते हैं। और ये वाहिद यही तरीका है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है। जी बिल्कुल जनाब, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं आपसे स्ट्रांगली एग्री करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका एम क्या है? जी मेरा एम यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है और अब तक जो सिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सब स्टूडेंट्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में तमाम लोगों को सिखाने की कोशिश करें और इन स्किल्स को यूटिलाइज करें। और स्पेशली अगर ये लोग अपने ऊपर एतमाद करके और ईमानदारी से ये काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये लोग अपनी ही फील्ड में सिर्फ काम करेंगे, बल्कि बहुत सारे नॉर्मल इदारों में और नॉर्मल लोगों को भी ये सिखा पाएंगे। मैं खुद भी कंप्यूटर जो है वो नॉर्मल लोगों को सिखाता रहा हूँ। तो मेरा हम यही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह तैयार करूँ कि वो मज़ीद लोगों को अपनी तरफ तैयार कर सके। बिल्कुल जनाब, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको कदम कदम कामयाबियां नसीब फरमाए इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइएगा कि बाअसर शख्सियात के लिए आपका क्या मैसेज है? गवर्नमेंट
کارکنان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو کیا میسج دینا چاہیے؟ دیکھیں باثر افراد تک میسج تو بہت سارے میسیجز ہیں, لیکن میں کوئی بھی میسیج ان کو کنوے نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے صوبے کے تمام باثر جو افراد ہیں وہ صرف اور صرف اپنے محلات اور اپنے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ پبلک کے لیے کام نہیں کر رہے. آج اگر کسی بھی باثر افراد کے پاس کوئی بلائنڈ جاتا ہے اسپیشلی کے پی میں, تو وہ ایک دفعہ سوچتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں زندگی میں کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ ایک بلائنڈ بندہ میرے پاس آج اپنے کسی کام کے لیے آیا ہے. تو ایسے صوبے کے باثر افراد کے لیے ہمیں میسج دینا, میں اپنے میسج کی ہی توہین سمجھتا ہوں میرے خیال سے. جی بالکل جناب, یہ بات بھی بالکل آپ کی ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے باثر شخصیات آس پاس کی ایکٹیویٹی اور معاشرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کیا کیا اصلاحات نافذ کرنی ہے, لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں کرتے تو وہ ان کی کاہلی ہے. کیونکہ اب ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, تو آخر میں آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی میسج دوں گا ذیشان صاحب کہ تمام بلائنڈ لوگ اپنے اوپر اعتماد کریں اور ایمانداری سے کام کریں, سب سے زیادہ محنت سے کام کریں. وہ کام کبھی نہ کریں جو آپ کا دل ایکسیپٹ نہیں کر رہا. کام کریں تو دل سے کریں اور نہ کریں تو کریں نہ. میں یہی کہوں گا, اگر آپ یہی ایم بنا لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ ناکام ہو. ضرور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گے. جی بالکل جناب, بہت اچھی بات کی آپ نے, میں آپ کی بات سے بالکل اگری کروں گا اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور بہت شکریہ عبدالواحد صاحب, آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے, اپنی پوری ٹیم کی طرف سے, کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. تو ہمارے شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اگلے شو میں ملتے ہیں اگلے مہمان کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا رکھیے گا خیال, کیونکہ آپ کسی کا خیال رکھیں گے تو کوئی آپ کا خیال رکھے گا. ایک شعر کے ساتھ جو کہ دسمبر کے نام ہے, ٹھٹھرتی ہوئی سیارات اور وہ بھی طویل تر, ہجر کے معروف پہ قیامت ہے دسمبر. اپنے دوست اپنے ہوسٹ سید ذیشان حیدر کو دیجیے اجازت. من میں رفتم اللہ نے کے بعد.